दोस्तों ये छोटी सी लाइन एक बहुत अच्छी कहावत सी बन गई है कि जैसे गाड़ियों में टाटा वैसे ही जूतों में बाटा। मतलब कि दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन टाटा भारत में इतनी ट्रस्टेड कंपनी बन पाई है क्योंकि इसका भारतीय मिट्टी से जुड़ाव है, ये यहीं की ओरिजिनेटेड है। लेकिन बाटा जो कि फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में इतना फेमस और इतना ट्रस्टेड ब्रांड कैसे बन पाया? तो यार कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ओरिजिन से या फिर अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हो, और बाटा उसी में से एक है। तो आज हम बात करेंगे बाटा की उन 4 पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में जिससे ये पूरी भारतीय बाजार के अंदर सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड बन चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। यार किसी भी गरीब परिवार में एक ही ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी कड़ी मेहनत और बड़ी सोच से उस गरीबी रेखा को पार करता है। जिसके सारे पिता पूर्वज हमेशा से ही मोची का काम करते आए हैं, उसी परिवार में थे थॉमस बाटा, जिन्होंने कुछ अलग करने की सोच के साथ साल 1894 में चेकोस्लोवाकिया के अंदर अपने भाई एंटोनिन और अपनी बहन इन्ना के साथ मिलकर के बाटा की शुरुआत करी। जब आप कुछ अलग करने की शुरुआत करते हो ना तो आपके आड़े कई सारी मुसीबतें आते हैं। कंपनी की तो शुरुआत हो गई, लेकिन पैसों की तंगी के कारण ये अपना बिजनेस सही से चला नहीं पा रहे थे। और जहां इन्होंने शुरुआत करी थी बाटा के अंदर लेदर शूज बनाने से, अब ये लेदर शूज बना ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सारा इनिशियल जो कैपिटल था इनके पास वो सारा लग गया बिजनेस को सेटअप करने में, और जो शुरुआती लेदर शूज बना रहे थे उसमें सारा पैसा घुस गया। तो अब इनके पास कैपिटल बचा ही नहीं कि वो मटेरियल ला सके। तो इन्होंने क्या करा कि लेदर शूज बनाने की जगह कैनवस शूज बनाना स्टार्ट कर दिया। कैनवस शूज बोले तो कपड़े के जूते। अब कपड़े के जूते काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं पहनने में, और लेदर शूज के कंपेयर में काफी ज्यादा एफोर्डेबल भी थे। तो यहाँ से इनका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो होने लग गया क्योंकि भैया उस समय जो लोगों की पर कैपिटा इनकम थी वो कम ही थी, तो लेदर शूज को प्रीफर नहीं कर पाते थे और लोग कैनवस शूज को ज्यादा अच्छे से प्रीफर कर पाते थे और वो पहनने में भी कंफर्टेबल था। अब भैया थॉमस बाटा कहाँ रुकने वाले थे, ये तुरंत अपने 3 कारीगरों के साथ पहुंच गए अमेरिका। वहां के शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया, देखा कि वो कैसे मास प्रोडक्शन करते हैं मशीन्स का यूज करके और कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। वहां से अपने होम टाउन चेकोस्लोवाकिया आने के बाद इन्होंने मास में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और सबसे पहले एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया बाटोकी के नाम से, जो कि वर्किंग पीपल लोगों के लिए बनाया गया था। ये प्रोडक्ट इनका इतना ज्यादा हिट साबित हुआ कि देखते ही देखते पूरे चेकोस्लोवाकिया के अंदर बाटा काफी फेमस हो गया। सेकंड, टर्न डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ज्यादा दिन नहीं हुए कोविड को गए हुए, आपको याद है ना कि कैसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क का मास में प्रोडक्शन कर करके पूरे डिजास्टर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अच्छा बिजनेस बनाया। मतलब कि देखा जाए तो इसी को अच्छा धंधा करना कहते हैं। जब थॉमस के भाई एंटोनिन की मृत्यु हो गई, उधर उनकी बहन की भी शादी हो गई, थॉमस बिना रुके अपने दोनों छोटे भाइयों को बिजनेस में जोड़ दिया। 1912 आते आते तक इन्होंने अपने सारे जूतों के प्रोडक्शन मास में करने के लिए सारे जूतों की मैन्युफैक्चरिंग मशीन से करने लगी, जिससे मास में प्रोडक्शन तो हुआ ही हुआ, साथ ही क्वालिटी भी काफी अपग्रेड हो गई। इनकी कंपनी को असली बूस्ट मिला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, जब इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला मिलिट्री शूज बनाने का। इस ऑर्डर साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहां इनके एम्प्लॉयज की संख्या पहले मात्र 600 हुआ करती थी, फास्ट डिलीवरी करने के लिए अपने ऑर्डर्स को मीटअप करने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की संख्या 10 गुना बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, चारों तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया था, बिजनेसेस काफी ज्यादा धीरे धीरे बंद होने लग गई थी, जैसा कि अभी आपने कोविड पीरियड में देखा होगा। लेकिन बाटा और तेजी से ग्रो कर रहा था। पता है कैसे? सिर्फ डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदल के। थॉमस बाटा ने क्या करा कि अपने सारे जूतों के दाम ही आधे कर दिए और एम्प्लॉयज को भी राजी कर लिया कि वो 40% कम सैलरी पे काम कर सके। और खुशी की बात तो ये थी कि सारे एम्प्लॉयज राजी भी हो गए। पता है क्यों? क्योंकि भैया 40% कम सैलरी के बाद उनको फूड, क्लोथिंग या फिर डेली यूसेज की जो जरूरी चीजें होती हैं, बाटा अपने एम्प्लॉयज को भी वो आधी रेट पे प्रोवाइड करवाने लगा। इतना ही नहीं, थॉमस ने अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर भी काम करने लग गए, जिससे कि थॉमस और इनके एम्प्लॉयज में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और बॉन्डिंग बनने के साथ साथ हाफ प्राइस पे जूते भी बिके और इनकी सेल्स भी स्काई रॉकेटेड हो गई। और साल 1925 तक आते आते थॉमस पूरे चेकोस्लोवाकिया के अंदर 4th रिचेस्ट पर्सन बने। इनके स्काई रॉकेटेड सेल्स का एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इन्होंने 9 प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपनाया इंस्टीड ऑफ एक्यूरेट प्राइसिंग। और ये 9 वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारा दिमाग सबसे पहले आगे वाले नंबर को नोट करता है और सबकॉन्शियसली हमको लगता है कि वो जो प्राइस दिया गया है, मान लो अगर 799 दिया हुआ है तो वो हमको लगता है कि 700 के आसपास का है, मतलब कि वो 800 का है, उसमें 1 रुपया ही कम है, लेकिन हमको लगता है कि वो 700 के आसपास ही है। थर्ड, एक्सपैंड बिजनेस विथ माइंडेड लेगेसी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर या फिर आपके एम्प्लॉयज के अंदर एक अच्छा कल्चर बिल्ड हो रखा है तो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपकी काफी मदद करते हैं, और यही हुआ थॉमस बाटा के साथ भी। साल 1932 में थॉमस बाटा के चले जाने के बाद इनके भाइयों और इनके बेटों ने सेम बिजनेस माइंडेड से बाटा को 6 गुना ग्रोथ दिलाई।
नीदरलैंड, ब्राजील, कनाडा, यूएस, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे कई सारे कंट्रीज में नए नए प्लांट को सेटअप किया। एंड फाइनली इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी साल 1931 में। जब ये इंडिया के अंदर आए तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया के अंदर जो जूते लाए जाते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं जापान से। अब ये इंपोर्टेड जूते काफी ज्यादा महंगे थे, मतलब ये टारगेट कर रहे थे सिर्फ रिच क्लास के लोगों को ही। और इंडिया के अंदर भैया 75% से ज्यादा लोग हैं जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और बाटा अपने इसी गुड क्वालिटी और लो प्राइस के मॉडल पे काम करते हुए सबसे पहले भारत के कलकत्ता के अंदर इन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया। डिमांड देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि सिर्फ 1-1.5 साल में वो जिनका प्लांट का साइट था वो इन्होंने सीधा डबल कर दिया। वो जो एरिया था इतना ज्यादा ग्रो हो गया कि उस टाउन का नाम ही हो गया बाटा नगर। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी। मतलब कि जिस भी देश में जाओ, जिस जगह पे जाओ, वहां अपनी सर्विसेज ऐसी दो, मतलब कि ऐसी अच्छी पकड़ बना लो कि लोगों से घुल मिल जाओ। तो घुल मिल जाने के बाद क्या होगा कि सबको लगने लगेगा कि आप वहीं की चीज हो या फिर वहीं की कंपनी हो। आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्लोथिंग ब्रांड आ रहा है जो कि इस लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके इंडिया के अंदर अच्छी पकड़ बना के रखी है, तो नीचे कमेंट में उसको जरूर बताओ। और इसी स्ट्रेटजी से बाटा ने भी अपने सारे स्टोर्स को हर जगह अवेलेबल करवाया है, चाहे फिर वो छोटा टाउन हो, मिनी मेट्रो सिटी हो या फिर बिग मेट्रो सिटी ही क्यों ना हो। आज इनके पूरे भारत के अंदर अराउंड 1500 स्टोर्स हैं, 30,000 से ज्यादा डीलर्स हैं और भारत के साथ साथ ये 70 अलग अलग देशों में ऑपरेट करते हैं, जहां पे ये डेली बेसिस पे 1,20,000 कस्टमर्स को सर्व करते हैं। फोर्थ रीजन, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। इन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया जो कि या तो कते फटे जूते पहनते हैं या फिर प्लास्टिक से बने कोई फुटवेयर पहनते हैं या फिर तो नंगे पैरी घूमते हैं। और इस एड कैंपेन के जरिए उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर पकड़ बनाना शुरू कर दिया। फिर 1990 के अराउंड जब बाटा ने ये नोटिस करा कि भारत के अंदर स्कूल में जूते पहनने का कल्चर काफी तेजी से बदल रहा है, तो बाटा ने वहीं पे अपनी ब्रांड पोजिशनिंग बनाई और व्हाइट स्नीकर्स को लॉन्च किया, जिससे छोटे बच्चे हैं वो तो स्कूल में पहन के जा सकते हैं, साथ ही जो एडल्ट एज के लोग हैं वो उसको टेनिस शूज ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर जब धीरे धीरे भारत के अंदर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने लग गई, लोग जूतों को सिर्फ ऐसा डेली यूसेज पे नहीं एज अ फैशन वियर या फिर एज अ स्पोर्ट्स वियर यूज करने लग गए, तो बाटा को यहाँ पे डर बैठ गया, क्योंकि उस समय पे नाइकी और एडिडास जैसी कंपनी काफी तेजी से एक्सपैंड करने लग गई इन स्पोर्ट्स वियर और फैशन वियर जूते बनाने के लिए। और ये डर होना लाजमी भी था, क्योंकि भारत के अंदर लोगों का एक परसेप्शन बन चुका था बाटा को लेकर के कि ये सिर्फ स्कूल शूज ही अच्छा बनाते हैं या फिर उसी में अच्छा से ऑपरेट करते हैं। लेकिन बाटा ने इस चीज से भी ओवरकम करने के लिए एक अलग ही स्ट्रेटजी अपनाई। मिलेनियर्स, जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने सेलिब्रिटीज को इंडोर्स किया, फिर चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हो चाहे कोई एथलीट हो। कृति सेनन, दिशा पाटनी, लेट सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंडोर्स किया, साथ ही एक इंडियन फीमेल वुमेन क्रिकेटर को भी इंडोर्स किया जिसका नाम है स्मृति मंदाना। अगर आपका भी कोई प्रोडक्ट यूथ सेंट्रिक है तो आप यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हायर कर सकते हो या फिर कुछ छोटे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हो, जिससे आज की यूथ काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और यही चीज बाटा ने भी करा, यहाँ पे उनका मार्केट शेयर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और पता है इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं एडेप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब कि मार्केट में जैसा डिमांड आ रहा है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को प्लेस करो अपने कस्टमर्स के बीच। बाटा के भले ही पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन आज वो सारे भारतीयों के दिलों पे राज कर रहे हैं। साल 2018 में इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा स्काईरॉकेटेड हो गई कि फॉरेन ब्रांड्स लाइक एडिडास, नाइकी या फिर प्यूमा को भी इन्होंने सेल्स में काफी ज्यादा मात दे दी है। जहां एक और 2018 में नाइकी इंडिया की सेल्स 829 करोड़ थी, एडिडास की 1131 करोड़ थी, प्यूमा की 1157 करोड़ थी। वहीं भैया ये जो बाटा है उसकी सेल्स 2018 में 2636 करोड़ थी। और अपनी सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करके बाटा आज पूरे भारत के अंदर लार्जेस्ट फुटवेयर सेलर ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर इंसाइटफुल लगा है, पसंद आया तो जल्दी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक फैलाओ भी, ताकि जो लोग बाटा को इंडियन कंपनी समझते हैं उनको ये चीज पता चल सके और वो बिजनेस में अपनी ग्रोथ लगा सके इन स्ट्रेटजी का यूज करके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।